वार्म वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम अपने पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको यूक्लिड्स के 5 एग्जाम्स बताए थे। तो यहाँ पे मैं आपसे एक गलती मुझसे हो गई थी पिछले वीडियो में, वो ये कि वो 5 जो एग्जाम्स थे दरअसल वो एग्जाम्स नहीं थे, वो पोस्टुलेट थे। 5 पोस्टुलेट्स थे। बाय मिस्टेक मैंने उसको एग्जाम में बता दिया था आपको। ओके, तो आप उस चीज़ को करेक्ट कर लो। तो जो 5 पोस्टुलेट्स थे, आई होप कि आपको सब समझ में आए हो। उसमें जो लास्ट पोस्टुलेट था यानी कि पोस्टुलेट नंबर 5, वो ये था कि अगर कोई पैरेलल लाइन है, उसके आसपास कोई भी दूसरा पॉइंट है, तो उस पॉइंट से उस लाइन पे सिर्फ एक ही उसके रिस्पेक्ट में पैरेलल लाइन ड्रॉ होगा। मतलब कि अगर कि कोई लाइन है, उस लाइन जैसे एल नाम से हमने डिनोट किया था, एक पॉइंट था पी। मैंने बताया था कि अब पी को यहाँ रखो, पी को यहाँ रखो या पी को यहाँ रखो। कुछ बच्चों ने डाउट बोला कि सर पी अगर यहाँ पे रहे तो क्या होगा। तो सबके लिए देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से भी आप बहुत सारे लाइन को गुजार सकते हो, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से भी सिर्फ एक ही लाइन पैरेलल होगा, इस पॉइंट से भी एक ही लाइन पैरेलल होगा, इस पॉइंट से भी एक ही लाइन पैरेलल होगा। और जहाँ तक बात है इस लाइन की, जो कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में आपको दिख रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि एक लाइन के ऊपर आप दूसरा पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लियर है? यानी कि एक लाइन है, तो अगर कोई बोलता है कि ये लाइन एल है और इसी पे एक और लाइन है, वो लाइन एम है, तो पॉसिबल है एक लाइन के ऊपर बहुत सारे लाइन्स हो सकते हैं जो उसके पैरेलल ही होंगे। तो ये कहना सर कि जब पी इसके एकदम बगल में रहे तब क्या होगा, तभी भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगा, लेकिन सिर्फ यूनिक करेगा, एक ही करेगा। कोई और यहाँ से लाइन जाता तो वो इसके पैरेलल नहीं होता। तो ये था लास्ट पोस्टुलेट के बारे में। अब हम जानेंगे कुछ एग्जाम्स जो मैंने पिछले क्लास में गलती से आपको गलत बता दिया था, यानी कि वो पोस्टुलेट्स थे, वो एग्जाम्स नहीं थे। नाउ अब हम बात करते हैं पोस्टुलेट की, एग्जाम्स की, सॉरी वंस अगेन। तो एग्जाम्स जो होते हैं बाबू, वो मैंने बताया था कि आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। पोस्टुलेट्स का भी वही है, ऑब्वियस बातें हैं, आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन उसको भी आपको स्वीकारना होगा। उसके स्टेटमेंट्स है वो आपको गलत सही साबित कर सकते हो। एग्जाम्स को आप गलत सही साबित नहीं कर सकते हो, ये ट्रू फैक्ट्स है, फॉर ग्रांटेड आपको लेना है। एग्जाम्स में जो पहला आता है वो ये कि अगर मान के चलो 10 का आधा कितना हुआ, 5, यानी कि हम 5 और 5 में बांट सकते हैं। तो बोलता है कि अगर किसी नंबर के आधे को हम अगर दोगुना कर दें, यानी कि उसके आधे को इस नंबर के आधे को इसमें मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो फिर से पूरा नंबर मिल जाएगा। मतलब ये कि अगर ये कोई डंडा है, अगर इसको हम हाफ से काट दें और फिर इस हाफ को, यानी कि इस हाफ को और इस हाफ को ऐड करें, तो हमें फिर से ये मिल जाएगा। क्लियर बात है सर? बिल्कुल सही है सर। किसी भी चीज़ का अगर आप 1/2 करते हो, हाफ करते हो, 1/2 से डिवाइड करते हो और फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो फिर से वो ओरिजिनल चला आता है। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम जो क्या कहता है, हाफ ऑफ अ होल is always smaller than the whole। अब हम ये समझ लेते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा सर किसी भी पूर्ण यानी कि पूरे का आधा, यानी कि ये जो होगा ये छोटा होगा इस पूरे के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल होगा सर। अगर कोई एक बहुत बड़ा डब्बा है और इसका हम आधा इसे निकाल लेते हैं, तो ये बच जाएगा बाबू इतना, और ये बच गया इतना। तो निश्चित रूप से जो ये पार्ट है ये इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, छोटा होगा। या फिर ये जो पार्ट बच गया ये भी इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि किसी भी होल से अगर हम सबको एक छोटा सा पार्ट भी निकाल लेते हैं, हाफ छोड़िए, अ पार्ट लिखिए। अ पार्ट ऑफ अ होल इज ऑलवेज स्मॉलर देन द होल। यानी कि किसी भी पूर्ण का कोई भी डंडा ले लो, ये डंडा है, इसका इतना कट कर दो, इतना मिटा दो, और इसके बगल में फिर से वो डंडा ड्रॉ कर देते हैं।
तो इसका एक पार्ट छोटा सा निकाल दिया गया है जो कि ये था। निकाल देने के बाद क्या हो गया, ये डंडा सिर्फ इससे छोटा है, ये डंडा भी इससे छोटा है, यानी कि एक पूरे चीज़ का अगर कोई पार्ट आप निकालते हो तो क्या होता है, वो पूरा चीज़ कम हो जाता है और वो जो चीज़ निकाले हो वो कभी भी छोटा होगा एक पूरे के बराबर। समझ में आ रहा? अगर समझ में नहीं आता प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम पे, पहले आप इसको समझ लो अच्छे से। इसमें हम दूसरा वाला अभी देख चुके हैं कि दूसरा वाला बोलता है, बाबू समझ लो, दूसरा इसी में हम देख लेते हैं, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल इज इक्वल। अब ये हमें समझना है कि सर ये क्या कह रहा, बोल रहा कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल इज इक्वल। आप जानते हो अगर इधर हम 5 लिख देते हैं ये बराबर हो जाएगा कि नहीं 5 के, बिल्कुल बराबर होगा। इधर हम +2 कर देते हैं, इधर भी +2 कर देते हैं, आंसर आएगा 7 इज इक्वल टू 7। यानी कि जब बराबर पहले था और इसमें हमने दोनों तरफ बराबर ही ऐड किया है, दो ऐड ही किया है, तो फिर आंसर ही बराबर भी आएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा? यानी कि अगर कोई नंबर है 2, इसमें से ये बराबर है 2 के, इसमें से -1 के, तो इधर भी -1 करेंगे, आंसर दोनों तरफ फिर से बराबर आएगा। समझ में आ रहा? तो ये था सेकंड नंबर एक्सियम। अब कुछ और एक्सियम देखते हैं हम लोग। अब देखो बोलता क्या है सर, तो बोलता है कि अगर ये एक ट्रायंगल है, ओके, और ये भी एक ट्रायंगल है और इसके साइड्स भी आपस में बराबर है, तो बोलता है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बहुत सिंपल है सर कि दो चीज़ें हैं जो कि एक जैसी हैं, कोइंसाइड हैं, दो चीज़ें हैं जो एक जैसी हैं बिल्कुल, तो वो दोनों चीज़ें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर राम जो है इसका हाइट 110 सेंटीमीटर है और श्याम का हाइट जो है ये भी 110 सेंटीमीटर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हाइट जो है, हाइट ऑफ बोथ आर इक्वल। बोल सकते हैं कि दोनों का हाइट जो है आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये था एक एग्जाम, और समझो बस ये सब मतलब ऐसा है कि ऑब्वियस से आपको याद हो जाएंगे, बुक से आप समझ सकते हो कि कैसे आपको लिखना है। जो नेक्स्ट है बाबू वो क्या है, ये देखो। बोलता है कि अगर कोई मान चलिए कि कोई नंबर आप लिख देते हैं जैसे कि 100, जैसे आपने लिख डाला 100। अब बोलता है कि 100 इज इक्वल टू 100। अगर आप इसका इधर भी डबल कर दो और इधर भी डबल कर दो तो जो आंसर आएगा वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक ये बोलता है और दूसरा बोलता है, मान चलो कोई भी नंबर ले लो जैसे कि 67, 68 लो, इवन नंबर ताकि समझ में आए। अगर 68 बराबर है 68 के, तो इसका जो हाफ होगा वो इसके भी हाफ के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत है? तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ही ऑब्वियस है, आप बुक से और समझ सकते हो। एग्जाम्स जो है वो एकदम ऑब्वियस है, आपको उतने भी याद करने की उतने आपको समझ में आ जाएंगे। अब हम चलते हैं कुछ जो हमने पोस्टुलेट पढ़ा है उसके आधार पे और एग्जाम्स के आधार पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें और जाननी होंगी, जो कि आप पहले से भी पढ़ते आए होंगे, बट और अच्छे से आपको विस्तार से समझना होगा। द फर्स्ट वन इज, आपको याद करना होगा पॉइंट। पॉइंट का काम क्या है? जब आप एक पॉइंट देते हो इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो कि ये आपका एक क्लासरूम है जिसमें 4 बेंचेस हैं। ये क्लासरूम का आपका नक्शा हो गया बेंचेस का। अब आपसे कोई पूछता है कि आप किस बेंच पे बैठते हो, तो आप बोलोगे कि सर हम सेकंड बेंच के फर्स्ट स्टूडेंट हैं।
यानी कि अगर वो इस टीचर वो आदमी आपकी क्लास में एंटर करेगा तो वो टीचर से बोलेगा और डायरेक्ट आपको पॉइंट कर सकता है कि सर वो सेकंड बेंच के फर्स्ट स्टूडेंट जो है वो वही है। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर आप इसको मतलब आप इसको एक पॉइंट किए कि नहीं किए, यानी कि आप इसको एक एग्जैक्ट लोकेशन बता दिए कि नहीं, तो पॉइंट का मतलब होता है बाबू यूज टू लोकेट एग्जैक्ट पोजीशन। सिंपल। बहुत बड़ा ग्राउंड है, ओके, बहुत बड़ा ग्राउंड, गोल पोस्ट यहां बना हुआ है, फुटबॉल पूछा जा रहा है किधर है किधर है किधर है किधर है। आपने ग्राफ में आपने ऊपर से देखा और बोला कि यहाँ है, पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे फुटबॉल है। अभी आपने देखा होगा कि आप ग्राफ पहले भी अगर आप देखे होंगे तो आप कुछ ऐसे ग्राफ बनाते हो और इधर पॉइंट करते हो, इधर पॉइंट करते हो, इधर पॉइंट करते हो। ये क्या बताता है? एग्जैक्ट पोजीशन। वो क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा? आपसे कोई पूछता है कि चांद किधर है तो आप सीधे आसमान की तरफ इशारा करते हो। आपसे कोई पूछता है कि सूरज किधर से निकल रहा था, आप ईस्ट की तरफ दिखाते हो। तो ये सब आप पॉइंट करते हो, इशारे दिखाते हो। अगर आप इसको ग्राफिकली दिखाओगे तो वो इशारा आपको किस चीज़ से दिखाना होगा? पॉइंट से दिखाना होगा। जैसे कि अगर आपसे कोई बोले कि अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर आपसे कोई ये बोले कि भैया चलो इसको और अच्छे से बनाओ, पहले नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। कभी भी ग्राफ जो नक्शा बनता है जो है इसमें जो भी आप दिशा दिखाओगे पहले ऊपर नॉर्थ रखते हैं, ओके। तो नॉर्थ को इधर ऊपर रख दिया। अब आपसे कोई पूछता है भैया बताइए कि आपका घर किस एरिया में है, तो आप बोलते हैं मेरा घर नॉर्थ ईस्ट में। कोई पूछते बोलता है कि नहीं मेरा तो नॉर्थ में ही जाओगे तो मिलेगा। बात समझ में आ रही है? एग्जैक्ट पोजीशन आप कैसे दिखा सकते हो? तो पॉइंट की हेल्प से। यूज टू लोकेट एग्जैक्ट पोजीशन। एकदम याद रखना ये बात, ग्राफ बनाओगे वहाँ पे सबसे अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल याद रखना। द नेक्स्ट वन इज लाइन सेगमेंट। भैया ये तो सबसे आसान है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है ये देखते हैं। एक लाइन है सर जो कि बीच में ही टर्मिनेट कर जाए तो इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। बिल्कुल सर, इधर भी लाइन टर्मिनेट कर गया, इधर भी लाइन टर्मिनेट कर गया, तो इसको क्या कहेंगे? एक लाइन सेगमेंट। इसमें जानने वाली बात यह है कि आपने एक्सियम पढ़ा है, पोस्टुलेट्स पढ़ा है, और पोस्टुलेट का पोस्टुलेट नंबर 2, पोस्टुलेट नंबर 2 के आधार पे आप ये कह सकते हो कि सर हम इसको इधर कितना भी दूर लेकर के जा सकते हैं। हमें एक कंस्ट्रक्शन लिखना होगा, इधर भी ये इन्फिनिटी की तरफ जा सकता है। क्लियर है? आपको याद रखना है और हमेशा उसको यूज करते हैं ताकि ये जल्दी से याद हो जाए, ओके। तो ये था लाइन सेगमेंट जो आपने बचपन से आप पढ़ते आए हो। अब कुछ चीज़ें हैं जो जानो। मान के चलो कि एक पॉइंट है यहाँ, एक पॉइंट है यहाँ। कोई बोलता है कि इसके बीच में 2-3 लाइंस ड्रॉ करके दिखाओ जो कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को दोनों को ले। तो याद रखना बाबू कि कभी भी अगर 2 पॉइंट्स के बीच में कोई ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो दोनों को ज्वाइन करे तो वो सिर्फ एक लाइन होगा। आप और कोई लाइन दोगे वो ज्वाइन नहीं करेगा, आप कोई और लाइन दोगे ज्वाइन नहीं करेगा। सेम चीज़ यहाँ से भी होगा, सिर्फ एक ही लाइन होंगे जो कि आपस में ज्वाइन होंगे। अगर ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, कोई बोलता है कि एक ऐसा लाइन 2-3 लाइन ड्रॉ करो जो इन दोनों पॉइंट्स सारे लाइंस में हो, तो पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है? वी कैन ओनली हैव यूनिक लाइन, यानी कि एक लाइन, यूनिक लाइन which involves given 2 points.
ऐसे तो हम जानते हैं सर कि एक लाइन ड्रॉ किए तो ये बहुत सारे डॉट्स का कलेक्शन है सर, डॉट्स बहुत सारे मिलके एक लाइन बना देते हैं। लेकिन कोई खास 2 डॉट दिए रहे और इसमें बोला जाए कि आप लाइन से में एक लाइन ड्रॉ करके दिखा, तो वह सिर्फ एक लाइन होगा जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा। इसके अलावा कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे वो अलग अलग जाएंगे, इन दोनों पॉइंट को नहीं टच करेंगे, एक ही पॉइंट को टच करेंगे, दूसरे पॉइंट को वो टच नहीं करेंगे। और आप इसका प्रैक्टिकली करके देखो, आपको समझ में आएगा। तो ये आपको याद रखना है कि वी कैन ओनली हैव अ यूनिक लाइन विच इन्वॉल्व गिवन 2 पॉइंट्स। कभी भी 2 पॉइंट्स के बीच में आप सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो वो दोनों पॉइंट को कैच करेगा। इसके अलावा एक भी ऐसा लाइन नहीं होगा जो दोनों को कैच करे। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? इसको आप नोट करो। अब नेक्स्ट कुछ और ऑब्वियस चीज़ें हैं जो आप जानते हो, एक बार याद कर लो कि अगर एक पॉइंट है तो इससे हम इन्फिनिटली मैनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक पॉइंट से गुजरता हुआ सारे इन्फिनिट हैं, मतलब जितना आप चाहो उतने आप ड्रॉ कर सकते हो। या एक और जानो आप ये कि अगर 2 पैरेलल लाइन्स हैं तो इनके बीच में नो कॉमन पॉइंट्स, इनके बीच में एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। जैसे कि रेलवे ट्रैक, अगर आपने रेलवे ट्रैक को देखा होगा तो बाबू वो मुड़ा है तो वो भी मुड़ा है। ये दोनों रेलवे ट्रैक्स जो है इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हर जगह इक्वल होती है। ओके, और ये रेलवे ट्रैक्स जो हैं ये कभी आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे, बिकॉज ये दोनों आपस में पैरेलल होती हैं, इक्वल डिस्टेंस चारों तरफ रहता है। तो यही समझना है कि अगर 2 लाइन्स है जो कि एक दूसरे के पैरेलल है तो इसके लिए क्या कंडीशन है? हैव नो कॉमन पॉइंट 2 लाइन्स विच, अच्छे से देखो इसको, टू लाइन्स which have no common point then both are parallel to each other. Both are parallel to each other. आपको ये याद रखना होगा। और एग्जाम्पल में आप रेलवे ट्रैक का दे सकते हो कि सर रेलवे ट्रैक जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, कहेगा तो क्या हुआ, ट्रेन पटरी से उतर जाएगी, फिर हादसा हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बस याद रखने वाली बातें और वैसे भी याद करने वाली बातें नहीं है जो आपको याद ना हो। ये सारी ऑब्वियस बातें हैं, आप पहले से भी पढ़ के आए हुए हो। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है वो जानो कि 2 लाइन्स है, अगर 2 लाइन्स है जो कि नॉन पैरेलल है, यानी कि 2 लाइन्स है जो कि पैरेलल नहीं है, 2 लाइन्स हैं जो कि पैरेलल नहीं है, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। ओके, जब ये कंडीशन होगा, और अच्छे से देखो 2 लाइन्स है सर और ये आपस में पैरेलल नहीं है, इस केस में क्या होगा कि इनके बीच में एक ही पॉइंट होगा जो दोनों जहाँ पे मिलते हो। अगर आप इस लाइन को और एक्सटेंड कर देते हो और इसको जब एक्सटेंड करते हो बाबू, तो देखो आप गौर से कि इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो बढ़ता जा रहा, इधर भी बढ़ता जा रहा, और एक जगह ये इंटरसेक्ट कर चुका है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब जहाँ पे 2 लाइंस या 2 से ज़्यादा लाइंस आपस में टकराती हैं, एक कॉमन पॉइंट होता है, उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये जो पॉइंट है इन दोनों लाइंस का क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो याद रखना कि 2 लाइंस, 2 लाइंस not parallel to each other, not parallel to each other, to each other। एक बात याद रखेगा, स्ट्रेट लाइन, two straight lines not parallel to each other have only one point
इन कॉमन। ओके, इन दोनों के बीच में मात्र एक पॉइंट होगा जो कि कॉमन होगा, ओनली वन। इनके बीच में देखिए, इसको आप एक्सटेंड कीजिए, इसको आप एक्सटेंड कीजिए, तो आपको दिखेगा कि बाबू कि मात्र एक जगह ये इंटरसेक्ट करेगा। अब इधर भी स्पेस बढ़ता जाएगा और इधर भी इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आते जाएंगे। ओके, तो ये बातें आपको याद रखनी होंगी। एक क्वेश्चन, एक थ्योरम है बेसिकली, जो बहुत ही ऑब्वियस है और आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस में। अब हम वो थ्योरम देखते हैं, आप पहले इसको नोट डाउन करो। प्रूव दैट two distinct lines cannot have more than one points in common। भैया इसका मतलब क्या हुआ? बोलता है कि प्रूव कीजिए कि दो डिस्टिंक्ट लाइन का मतलब कि वो आपस में क्या होंगी? पैरेलल नहीं होंगी, वो दोनों आपस में इंटरसेक्टिंग होगी। कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। अगर दो लाइंस हैं, एल ले लेते हैं एक लाइन को एम ले लेते हैं, तो प्रूव करना है कि इन दोनों लाइंस जो हैं ये इनके बीच में मात्र एक ही पॉइंट होगा जो कि कॉमन होगा। तो अब आपको इसको प्रूफ करना है, प्रूव करिए। तो आप इसको कैसे प्रूव करोगे? तो आप इसका लिखोगे प्रूफ लिख दो और एक एजम्पशन करो। एज्यूम, देखो लिखने वाले हैं ये चैप्टर। एज्यूम दैट A and B are 2 points, पहले एज्यूम करेंगे ना। एज्यूम दैट L and M have 2 points in common। भैया प्रूफ क्या करना है कि इनकी दोनों के बीच में मात्र एक पॉइंट है कॉमन, लेकिन हमने एज्यूम क्या कर लिया कि L और M जो दोनों लाइन है उनके बीच में 2 पॉइंट्स कॉमन है। प्रूफ करना है एक पॉइंट, हमने लिया है 2 पॉइंट, लेकिन हमने एज्यूम किया है। और हमें क्या करना है, इस एज्यूम्शन को कॉन्ट्राडिक्टरी दिखा देना कि जो हमने एज्यूम किया है वो गलत एज्यूम किया है, बाकी हम प्रूफ कर पाएंगे। तो हमने एज्यूम कर लिया कि L M के पास 2 पॉइंट्स हैं इन कॉमन, 2 पॉइंट्स इन कॉमन A एंड B। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? A एंड B। नाउ A एंड B exists in L as well as M। अब हम इस एजम्पशन के आधार पर कह सकते हैं कि A और B दोनों एग्जिस्ट करता है L में भी और M में भी। अब हम यूज करेंगे बाबू बट we know that 2 points have only one only one line passing through them। क्या हुआ सर? देखिए, एज्यूम किया कि L और M दोनों के पास 2 कॉमन पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वो A और B हमने मान लिया, वो L में भी एग्जिस्ट करेंगे और M में भी एग्जिस्ट करेंगे।
लेकिन हमने पढ़ा हुआ है क्या कि जो दो पॉइंट्स होते हैं, अगर ये दो पॉइंट है, मान चलो ये ए है और ये बी है, तो इसके बीच में सर सिर्फ एक लाइन एग्जिस्ट करता है, अभी हमने देखा था। तो सर उस हिसाब से हमने ये चीज़ को लिख दिया कि सर टू पॉइंट्स हैव ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू देम। इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसको मैं मिटा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि L इज इक्वल टू M, यानी कि जो लाइन होगा L वो M के बराबर होगा। ये साइन दिखाता है कि ये एक लाइन है, ठीक है। तो लाइन M इज इक्वल टू लाइन L, ये हमने यहां से निकाला। दिस contradicts our assumption। इस तहत जो हमने एज्यूम किया था वो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, यानी कि वो विरोधाभासी हो गया। हैंस टू डिस्टिंक्ट लाइन्स, इसलिए जो दो डिस्टिंक्ट लाइन्स होंगी, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स have only one point in common। समझ में आया? समझो प्रोसेस क्या था। सर आपको प्रूव करना था कि L और M के पास सिर्फ एक पॉइंट होगा दोनों के बीच में, और ये लाइन आपस में कैसी है, तो डिस्टिंक्ट लाइन, यानी कि पैरेलल लाइन बिल्कुल नहीं है। हमने एज्यूम कर लिया कि दोनों लाइन के पास दो कॉमन पॉइंट्स है, तो उस कॉमन पॉइंट का नाम हमने क्या रखा, ए और बी। ए और बी दोनों L में भी एग्जिस्ट कर रहा था और M में भी। जब ये होगा तो हम ये जानते हैं सर कि दो पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, कोई दूसरा लाइन इन दोनों पॉइंट को टच करता हुआ नहीं है, नहीं हो सकता। ये हमने पढ़ा है, तो कैसे L में भी रहेगा वो कैसे M में भी रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन L है और लाइन M है वो दोनों सेम है, एक ही लाइन है, दोनों का नाम अलग अलग हमने रख दिया है। इसलिए हमारा जो एजम्पशन था वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, यानी कि वो विरोधाभासी हो गया, और तब जा करके हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि L और M जो है उनके बीच में मात्र एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि कॉमन होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? टोटली लिखावट पे है बाबू, कैसे आप लिखते हो, कितना समझ में आता है एग्जामिनर को, या फिर आपको खुद कितना समझ में आता है। आपको यहाँ पे समझ में आया होगा तो बिल्कुल कमेंट करके बताओ, और नहीं आया तो फिर से एकदम जरूरी और ज़रूरी है कि वो बताओ, ताकि और सुधार करके इसको बताया जाए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हमेशा अपने पास रखनी होंगी। और बेसिकली क्या है कि ये जो चैप्टर है ये सिर्फ रिटन होता है। 2 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, लेकिन इस चैप्टर में दिए गए जो बातें हैं वो आपके फर्दर जो भी आप ज्योमेट्री पढ़ोगे उसमें काम आएगा। इसलिए आप इस चैप्टर को और अच्छे से जब पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, रीडिंग करो, जितने भी सेंटेंसेस दी गई हैं, और कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।